नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले डीएलएड एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन में आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आज का है कि कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। कठिन शब्दों का अर्थ आप कैसे समझाएंगे? क्या आप उनका पर्यायवाची शब्द बताएंगे या उनका विलोम शब्द आपको बताना पड़ेगा या उनको वाक्य में प्रयोग करके सिखाएंगे? वाक्य में आप प्रयोग करेंगे, क्या उससे बच्चे सीखेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सबसे बढ़िया है, देखिए उपयुक्त में से यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर उपयुक्त में से सभी होते तो हो सकता है वही आंसर सही होता, फिर उपयुक्त, क्योंकि सभी क्या है, सभी चीज़ों से जानकारी हो जाती है कि भाई उस शब्द का अर्थ क्या है। विलोम में आप बताओगे तो अर्थ का समझ में आ सकता है, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उससे भी थोड़ा आसान होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चुनना है और इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, उनका पर्यायवाची शब्द बताना। कोई कठिन शब्द आपके पास आ गया तो अगर आप उसका सरल वाला पर्यायवाची शब्द बताएंगे जो बच्चों ने सुना है तो उससे बच्चे आसानी से उसको समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप शिक्षण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ करना पसंद करेंगे? अपने गांव या कस्बे में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में या देश के किसी भी स्थान में? अगर आपको बोला जाए तो हर कोई तो चाहेगा भाई अपने गांव या कस्बे में करें, क्योंकि सरल है, जब मर्जी तब जाओ और अपने घर में। लेकिन एक शिक्षक के नाते आप शिक्षण कार्य, एक शिक्षक के नहीं, शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षा देना है, बच्चों को अधिगम कराना है, उनको सिखाना है। तो वो चाहे गांव का हो या शहर का हो या देश का हो या अपने प्रांत का हो या दूसरे प्रांत, कोई भी क्षेत्र। तो इसके लिए इसका सही आंसर है वो है डी, देश के किसी भी स्थान में। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है छात्रों को शिक्षित करना, तो अपने देश का कोई भी छात्र हो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बच्चों के खाली समय में आप उन्हें खेलने देंगे, किताबें पढ़ाएंगे या शांत बैठने के लिए कहेंगे या उन्हें उनकी पसंद का कार्य करने देंगे? जब बच्चों के पास खाली समय है तो उनको आप क्या करेंगे? जैसे खाली समय इंटरवल हो गया तो उस टाइम आप क्या करेंगे उन्हें? तो उन्हें करेंगे, उन्हें उनकी पसंद का कार्य करने देंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चों के अंदर जो उनकी क्रिएटिविटी माइंड है वो ओपन होगा। उससे वो क्या होगा, वो समझ पाएंगे, उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उन्हें जो कार्य उनकी पसंद का है उनको उनके हिसाब से करने देंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सबसे सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित करता है। शिक्षण जो प्रक्रिया है वो किन किन को सम्मिलित करता है? विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यालय को करता है या विद्यार्थी, शिक्षक एवं प्रधानाचार्य को करता है या विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को करता है या विद्यार्थी, शिक्षक और समाज को करता है? अब देखिए जो शिक्षण है, शिक्षण प्रक्रिया में देखो दो तो कॉमन सब में आ रहे हैं, विद्यार्थी और शिक्षक तो हो गए होगा। विद्यार्थी और शिक्षक के अलावा इन दोनों के अलावा तीसरा कौन सा है जो शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को ही क्या करेगा? शिक्षक पढ़ाएगा और अपने छात्रों को पढ़ाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि छात्रों के साथ व्यवहार करते समय उचित है, क्या उचित है? उपयुक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करना या लोकप्रिय बने रहने की चेष्टा करना? सी ऑप्शन है अनुशासन में कभी भी ढील न बरतना या उन्हें बराबर मानकर उनका आदर करना। तो इसमें सबसे बढ़िया क्या है, छात्रों के साथ आपको जब व्यवहार करेंगे तो सबसे उचित व्यवहार क्या होगा कि उपयुक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे आप। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सबसे सटीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो बालक की आवश्यकता अनुसार बनाया गया है, बालक की योग्यता अनुसार बनाया गया हो या बालक की रुचि के अनुसार बनाया गया हो या उपयुक्त सभी। तो देखिए सारी चीज़ें क्या है इसमें सही है, सभी चीज़ें बालक के लिए बनाई गई है और उसका अधिक से अधिक कैसे उसका शिक्षण हो सके, कैसे उसका अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास हो सके, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाए गए तो उसका विकास होगा। योग्यता अनुसार ही पढ़ाएंगे तो उसको अच्छा अधिगम होगा और उसके रुचि के अनुसार भी वो क्या है, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेगा। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्या ऑप्शन ए बोलता है कि इस काम के लिए इस परीक्षा का पास करना जरूरी है, क्या ये जरूरी है, या इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है, या सी ऑप्शन बोलता है कि इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान होता है, या इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता चलता है। तो देखिए अध्यापक की जो टीचर ट्रेनिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है, मतलब कक्षा शिक्षण को अच्छे से समझ पाए। तो सी ऑप्शन इसका सही है, इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? कौन सा गुण ऐसा है टीचर का जिससे उसके जो छात्र हैं उसके फैन हो जाएं? तो क्या चुस्त और सुंदरता, या मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, या हाजिर जवाब, तुरंत आप जवाब दे रहे हैं, या अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण? तो देखिए, अगर आप बच्चों से मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनको आपके साथ काफ़ी आनंद आए, लेकिन जो सबसे अच्छा गुण है शिक्षक का जिससे छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, तो सर्वाधिक प्रशंसा के लिए अच्छा आचरण होना चाहिए और प्रभावशाली शिक्षण। ओवरऑल जिस टीचर का प्रभावशाली शिक्षण होगा छात्र उसी की ही प्रशंसा हमेशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पर क्या है, जो कक्षा प्राइमरी हो गया, तो महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है। कारण क्या है कि बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकते हैं, या देखने में सुंदर होती है, या समय की पाबंद होती है, या संभाषण में मधुर होती है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है कि जो महिलाएं होती है वो बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती है। ठीक है, माँ की तरह कर सकती है, और छोटे बच्चों को एक माँ की तरह अगर उनका देख रेख की जा रही है तो उनका क्या है, बहुत अच्छा विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च प्रोत्साहन है। अगर कोई टीचर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका जो सबसे अच्छा जो प्रोत्साहन होगा वो क्या होगा? क्या प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा करने से प्रोत्साहन मिलेगा, या विद्यार्थियों द्वारा प्रशंसा, या उच्च वेतन, या समाज द्वारा प्रशंसा? तो सबसे अच्छा कब लगेगा एक टीचर को? एक टीचर की नज़र से आप देखेंगे तो जब कोई भी विद्यार्थी किसी टीचर की प्रशंसा करता है तो टीचर को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा संपर्क में होता है वो बच्चा ही होता है टीचर के, और जब उसका पढ़ाई उसको समझ में आता है तो टीचर को भी काफ़ी अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? अगर विद्यालय में अनुशासनहीनता हो रही तो सबसे ज़्यादा कौन सा कारक उत्तरदायी है? दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, मूल्यों की कमी, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सारी चीज़ें क्या है, अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी होती है। अगर दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ हो जाएगी तो बच्चों का मन नहीं लगेगा, वो पढ़ेंगे नहीं। अध्यापकों में नेतृत्व की कमी होगी तो इससे भी क्या है, अनुशासनहीनता फैलने लग जाएगी, सबका अपना अपना अलग अलग मत होगा, वहाँ तो फिर राजनीति होनी शुरू हो जाएगी, और मूल्यों की कमी भी उसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य क्या है? अभियोग्यता की यहाँ पर बात हो रही है तो ए ऑप्शन बोलता है कि शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, या शिक्षक के लिए सभी वांछित योग्यता रखना। तो यही आएगा सबसे सही जवाब कि अभियोग्यता पूछ रहा है कि शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षक के सभी वांछित योग्यता रखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है। कब होगा? यदि अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों की विषय में रुचि हो, एक ही विषय वस्तु कई बार दोहराई जाए, या बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। अब देखो, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी कब होगा? अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो। हाँ, यदि अब अध्यापक को गहन ज्ञान होगा तो हो सकता है कि शिक्षण काफ़ी प्रभावी हो, कि टीचर उतना अच्छा उसको पढ़ाएगा, या बालकों के विषय की रुचि के अनुसार। ठीक है, हो सकता है कि किसी टाइम बालकों की उसमें रुचि हो तो शिक्षण प्रभावी हो सकता है, या बार बार दोहराने से तो बच्चों को बोरियत आएगी, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और डी ऑप्शन बोल रहे कि बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, तो डी ऑप्शन सबसे सटीक जवाब है। अगर आप बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप उसकी शिक्षा देंगे तो उसमें बच्चे विषय में रुचि लेंगे। ठीक है, और यही डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अध्यापक के विषय का गहन ज्ञान भी उतना जरूरी नहीं। माना आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत गहन ज्ञान है लेकिन वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है, उनकी रुचि के अनुरूप नहीं है, तो वो प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि गृह कार्य का क्या स्वरूप क्या है? गृह कार्य का क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है गृह कार्य? क्या विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाई के लिए बाध्य करना है? तो देखिए, बाध्य तो हम नहीं करेंगे। स्वाध्याय की आदत का विकास करना, विद्यार्थियों के अधिगम का परीक्षण करना, या बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों को जोड़ना। ठीक है, तो गृह कार्य का जो मूल मकसद है वो है स्वाध्याय की आदत। इससे बच्चे, आपने गृह कार्य दिया, बच्चे उसको घर में खुद पढ़ेंगे तो उन पर स्वाध्याय की आदत का विकास होगा। सबसे उत्तम जो ये है, सबसे जो उत्तम ऑप्शन है वो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो गया इसको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को विद्वान बनाती है, बिल्कुल बनाती है। व्यक्ति को धनोपार्जन के लिए समर्थ बनाती है, तो ये भी ठीक है। और व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ये क्या बोल रहा है? निम्न में कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही है?
निम्न में कौन सा कथन सीखने अधिगम के लिए क्या सही है? सीखना अधिगम औपचारिक परिस्थितियों में होता है, सीखना अधिगम अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है, या दोनों में होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक क्या चीज़ है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका सी ऑप्शन है। जो सीखना, जो अधिगम मतलब सीखना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियों में होता है। औपचारिक होता है किसी नियमों के अंतर्गत बच्चों को क्या करना, शिक्षण कराना है। और अनौपचारिक जो आप डेली लाइफ में कुछ भी कहीं पर भी सीख रहे हैं तो ये अनौपचारिक में आ रहा है। औपचारिक में जैसे नियमों के अंतर्गत, जैसे स्कूल में आपको नियमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ये औपचारिक शिक्षा स्कूलों में दी जाती है, विद्यालयों में दी जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा आप जीवन में किसी भी स्थान पर, घर में हो गया, किसी संस्था से हो गया, आप टीवी देख के कर रहे हैं, या कहीं से भी अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो जीवन पर्यंत चलती है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो दोनों से ही क्या करता है बच्चा, सीखता है, या दोनों से ही व्यक्ति सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो छात्र रटते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, इस बात का विवेक नहीं होता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, या उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है, या उनके लिए शिक्षा पास करना कठिन नहीं होता है। तो जो छात्र रटते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मौलिक चिंतन, वो चिंतन नहीं कर पाते हैं, वो बस रट लेते हैं उसको, कोई भी चीज़ उनके पास दे दो वो रट लेते हैं, लेकिन उनमें चिंतन करने की शक्ति पैदा नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र के किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? एक क्या है, शिक्षक होने के कारण छात्र के किस गुण, यहाँ पे गुण की बात कर रहे हैं, कौन सा गुण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। स्वतंत्र चिंतन कौशल, स्वभाव में मानवता, व्यवहार में आज्ञाकारी, या मित्रों पर विश्वास। तो सभी गुण होने चाहिए इसमें, लेकिन एक शिक्षक के नाते कौन सा गुण आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाले हैं? तो वो है स्वतंत्र चिंतन कौशल। जो स्वतंत्र चिंतन कर सकता है, जिसके अंदर एक स्किल है, वो वहाँ पर क्या है, उसका कौशल कैसा है, चिंतन करने का है, खुद सोच सकता है, तो वो एक क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। अगर किसी बच्चे में स्वतंत्र चिंतन कौशल होगा तो हर चीज़ के बारे में सोचेगा, चाहे वो अपने स्वभाव के बारे में, आज्ञा के बारे में, या मित्रों पर विश्वास, उसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च है उसका संबंध किससे होता है? ऐतिहासिक तथ्यों से, या तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से, या नए सत्य की खोज से, उपरोक्त सभी से। अब देखिए जो एक्शन रिसर्च किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है, वो होता है, उसका है बी ऑप्शन, तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से। अब देखिए एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये जैसे स्कूल में जो चीज़ें क्या है स्कूल लेवल पे या कम समय में जिसका समाधान करना होता है, उसके लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। अब वो स्कूल में कई प्रकार से होता है, हो सकता है वो टीचरों के मध्य हो कि भाई स्कूल की जो व्यवस्था है, जो क्या है एज है स्कूल लेवल तक कि किस तरह से व्यवस्था की जाए, किस तरह से घंटियों का बंटवारा किया जाए, या बच्चों का अनुशासन वगैरह, या कोई बच्चा माना उस पर क्या है कुछ गलत बुरी आदतें हो गई उसमें, हो सकता है वो चोरी करता हो, या वो क्या है क्लास में उपद्रव मचाता हो बार बार, तो इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। मतलब जो तत्कालिक जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे किया जाए, उसके लिए एक रिसर्च टाइप का हो गया, उसके बारे में जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सरल प्रश्न पूछना चाहिए, या छात्र को सजा देनी चाहिए? सी बोलता है कि प्रश्न को दूसरे छात्र की ओर इंगित करना चाहिए, या छात्र को बैठने को कहना चाहिए और प्रश्न का स्वयं उत्तर बताना चाहिए। अब देखिए आपने एक बच्चे को प्रश्न पूछा, वो उत्तर नहीं दे पाया, तो इस परिस्थिति में सरल प्रश्न आप नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि जो पहला वाला प्रश्न है वो फिर छूट जाएगा, या छात्र को सजा देंगे तो सजा तो ये तो कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न को दूसरे छात्र की ओर इंगित करेंगे तो बिल्कुल सही है, इससे आपको पता लग जाए कि भाई और छात्रों का भी कितना ध्यान है, या ठीक है। तो प्रश्न को दूसरे छात्र की ओर आप इंगित करेंगे, स्वयं नहीं बताएंगे, आप कोशिश करेंगे पहले छात्र बताएं, ठीक है। अगर किसी छात्र को नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्वयं बता सकते हैं, वो अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार करना पसंद करूंगा। कैसा व्यवहार आप अपने छात्रों के प्रति करेंगे? पिता के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में, या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो सही ऑप्शन है, देखिए आप क्या है विद्यार्थी के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, तो आप एक टीचर हो, टीचर के लिए ये है कि आप उपयुक्त सभी की तरह आप व्यवहार करेंगे। एक पिता के रूप में उसको आप प्रेम देंगे, मित्र के रूप में आप उसके साथ क्या है मतलब उससे आप सिखाएंगे तो मित्र के रूप में उसका व्यवहार करेंगे जिससे वो आपसे डरे ना, और निर्देशक के रूप में उसको आप क्या है समय समय पर निर्देश देंगे अगर वो कहीं पर भी कुछ भी गलत करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि छोटे बच्चे बड़े क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे,
उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे या उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम क्या करेंगे, उनकी क्रियाशीलता की ही सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। माना जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो क्रियाशीलता, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि भाई उन्हीं की एक्टिविटी से उन्हीं को शिक्षा देंगे। तो उन्हीं के शब्दों में हम उनको समझा रहे हैं, बोले तो उन्हीं के लेवल पे जाके। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि अभिभावक अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार की, या दोनों की, या दोनों में से कोई नहीं। तो कौन से करेंगे? दोनों की करेंगे। निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार की क्या है, एक आशा करेंगे। प्रत्येक अभिभावक यही चाहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अपने छात्रों का मित्र बनाकर, अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर, अपने छात्रों का शासक बनकर, या कक्षा में तानाशाह बनकर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा जो तरीका है वो है उनका मार्गदर्शक बनकर। अगर आप उनका केवल मित्र ही बनेंगे तो भाई मित्रों के साथ तो मजाक वगैरह सब कुछ होती है और वो आपको क्या है फिर अपने बराबर का मानने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप एक उनका मार्गदर्शक बनकर उनके साथ रहेंगे तो वो क्या है, एक सबसे अच्छा तालमेल एक शिक्षक और छात्र के बीच होगा। तानाशाह वगैरह और क्या था, शासक वगैरह, ये तो खैर बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में खड़े होने के लिए कहेंगे, उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, चुपचाप अपना कार्य करेंगे, या अपने शिक्षण को सहायक सामग्री के साथ रुचिकर बनाएंगे। तो इसका देखिए, खड़े होने के लिए कहेंगे तो ऐसा आप नहीं कहेंगे, उसको आप सज़ा नहीं देंगे कोई भी, उसे कक्षा से बाहर भी नहीं करेंगे, फिर वो शिक्षण जो भी आपके पास जो शिक्षण आप करा रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। चुपचाप नहीं रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चा बिगड़ रहा है तो उसमें सुधार करेंगे। तो भैया देखिए, अब क्योंकि कक्षा में दुर्व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब उसका मन कक्षा में नहीं लग रहा है। कक्षा में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आप में भी कोई ना कोई कमी हो रही है शिक्षक के द्वारा कि वो बच्चा दुर्व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने शिक्षण को सहायक सामग्री के साथ रुचिकर बनाएंगे, जिससे उसको दुर्व्यवहार करने का मौका न मिले, उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं तो आपके ख्याल से इस कार्य से उन दोनों की हानि होती है? बिल्कुल होती है। सारी कक्षा की हानि बिल्कुल होती है। अध्यापक का ध्यान भी बढ़ता है, तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि नैतिक शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? माता पिता है, विद्यालय है, समाज है? तो सभी सारे के सारे है। नैतिक शिक्षा में सारे के सारे आ गए, क्योंकि हर चीज़ क्या है, जो कोई भी बालक हो गया या कोई भी व्यक्ति क्या है, पूरे समाज, घर से, विद्यालय से, सभी जगह से सीखता है। और नैतिक शिक्षा में क्या है, ये सारी चीज़ों के अंदर ही जो हमने सीखी हुई चीज़ें उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए, या वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। अब देखिए, अच्छा शिक्षक क्या होगा? अच्छे शिक्षक में कौन सा सर्वाधिक गुण? देखो यहाँ पर बात हो रही है सर्वाधिक गुण की। तो सर्वाधिक गुण क्या है? अब देखिए, टीचर है तो अपने विषय में तो निपुण होगा ही वो। विद्वान की तो खैर कोई परिभाषा बोल नहीं सकते यहाँ पर। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक के स्वभाव में क्या है, धैर्य होना चाहिए, जिससे वो क्या है, बच्चों के साथ संपर्क बना सके। अगर वो धैर्य रहेगा तो बच्चों की सुन भी सकता है, उनको समझा भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, शिक्षण तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या छात्र का ज्ञान? देखो, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है, कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। अगर शिक्षक और छात्र के बीच संबंध अच्छे होंगे तो तब क्या है, शिक्षण सामग्री, और अगर आप इनका भी कम उपयोग कर रहे हैं तो अगर आपके और शिक्षक और छात्रों के बीच अच्छे संबंध है तो वो आपके पढ़ाए हुए को वहाँ पर बड़े ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने छात्रों का ज्ञान देने के लिए, या छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करने के लिए, छात्रों की परीक्षा के लिए तैयार करने, या विषय को संगठित रूप से प्रस्तुत करने से। तो इसका जवाब जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, इससे हमें पता लगेगा भाई कि आप की तैयारी कैसे कैसे चल रही है। तो दोस्तों, ये हो गए आज के
30 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। कम समय बचा है, 4 तारीख को आपका पेपर है, तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए दोस्तों। और बस इसी वीडियो के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।